नमस्कार दोस्तों, 1971 के भारत और पाकिस्तान वॉर के किस्से आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुने होंगे। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि किस तरीके से भारत की सेना के आगे पाकिस्तान के कुछ 1 लाख से ज़्यादा सिपाहियों ने केवल और केवल 13 दिन के अंदर घुटने टेक दिए थे। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि किस तरीके से यूएसएसआर, जो कि आज का रशिया है, उसने 1971 के युद्ध में भारत की मदद की थी और जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि आज के नाम पे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको एक आज़ाद देश बनाया था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1971 की लड़ाई में यूएसएसआर इंडिया की मदद नहीं करता तो प्रेजेंट डे सिनेरियो कुछ और हो सकता था? क्या दुनिया की ज्योग्राफी अलग होती? क्या भारत की ज्योग्राफी अलग होती? चलिए समझते हैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को। इसे समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्यों हुआ था। ऐसा क्या कर रहा था पाकिस्तान अपने ही देश के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, और भारत को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, ये सब हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय इंडिया, जो आज के देश में पूरा भारतवर्ष है, और पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था जो मॉडर्न डे में बांग्लादेश कहलाता है, और एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। उस समय 1971 के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, वो अपने जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसके अंदर मोस्टली पॉपुलेशन थी बंगाली मुस्लिम की और हिंदू की, तो उनको जीनोसाइड कर रहा था, उनको जान से मार रहा था। और ऐसा करते करते उसने कुछ 30 लाख जो हिंदू थे और जो बंगाली मुस्लिम थे उनको मार दिया। करीब 7 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार किया था पाकिस्तान की मिलिट्री ने। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तान की मिलिट्री ने। पाकिस्तान की मिलिट्री का जो प्राइमरी टारगेट था वो तो था हिंदूज की पॉपुलेशन को अपने जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां से इरेडिकेट करना, लेकिन उन्होंने उन किसी लोगों को नहीं छोड़ा जो उस हिंदूज की मदद भी कर रहे थे। अगर कोई पाकिस्तानी, जो कि उस समय का जो पाकिस्तानी था, जो बांग्लादेशी था, जो बंगाली मुस्लिम था, वो भी अगर उस समय हिंदूज की हेल्प कर रहा था तो उसको भी वो जान से मार गए थे। इंटेलेक्चुअल्स को चुन के मारा गया, और वो लोग जिनके पास भी कोई हायर एजुकेशन की डिग्री थी उनको भी चुन के मारा गया। और जब ये पाकिस्तान मिलिट्री का जीनोसाइड ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा था तो वहां के लोग लाखों करोड़ों की तादाद में आसाम से, बंगाल से इंडिया के अंदर जाने लगे। आपने भी देखा होगा कि यूएसए की मिलिट्री ने जब अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और आज के समय तो तालिबान ही उस पर राज कर गया है। जब ये शुरुआती दौर में चल रहा था, जब तालिबान अपने ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, तब वहां के जो लोग थे वो भी इंडिया की तरफ ही भाग रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया। 71 का भारत आज का भारत जैसा मजबूत नहीं था। 1971 में इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तो जिसकी वजह से हम अपने देश में जो हमारे नागरिक थे उनके लिए ही प्रॉपर जो अनाज था उसकी सुविधा नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो करोड़ों एक्स्ट्रा लोग इंडिया के अंदर माइग्रेट करके आ गए, जो रिफ्यूजी आ गए, इनको कहाँ से खिलाते पिलाते? वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री जो ब्रूटैलिटी कर रही थी उससे लड़ने के लिए कुछ बांग्लादेशी नौजवान भी खड़े हो गए, और उन्हीं नौजवानों का एक समूह था मुक्ति वाहिनी। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने अपनी मिलिट्री तो उतारी नहीं, मुक्ति वाहिनी के जो लड़ाके थे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, इनको जरूरी आर्म्स एंड एमुलेशन प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की मिलिट्री का सामना करने लगे, और कभी कभी तो इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को पीछे भी ढकेला। इससे चिढ़के पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने इंडिया के जो फार ईस्ट वाले जो रीजन है इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से इंडिया को ना चाहते हुए भी 1971 की लड़ाई के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। तो इंडिया की उस समय इकोनॉमिक हालत इतनी सही नहीं थी जितना मजबूत भारत इकोनॉमिकली, मिलिटरीली आज है, 1971 में नहीं था। लेकिन दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, बैठा हुआ जो ऊंट होता है ना, वो भी कुत्ते
से ऊंचा ही दिखता है। इसी वजह से भारत इतना कमज़ोर भी था 1971 में, लेकिन पाकिस्तान का फिर भी अच्छे से मुकाबला कर सकता था और पाकिस्तान को 13 दिनों में हरा भी दिया था, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया। उस समय भी 1-on-1 लड़ाई की बात होती तो इंडिया बहुत आसानी से पाकिस्तान को ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन उस समय एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि जो 1971 के अंदर जो पाकिस्तान की सेना जीनोसाइड कर गई थी, उसको यूएसए की सरकार का समर्थन था। उस समय के यूएसए के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, और उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएसए ने अपना जो एक उनका सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था एंटरप्राइज, उसको बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटेन था, जो यूनाइटेड किंगडम था, उसने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल, जो उसका उस वक्त का सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर था, हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया, जिसकी वजह से वो चाहते क्या थे, वो भारत को डराना चाहते थे। दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, ये खुद में ही एक सेना के बराबर होते हैं नेवी के अंदर। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम भी 15 से 20 हाईटेक विमानों को कैरी कर सकता है, आर्म्स एंड एमुलेशन रख सकता है, और ये तो बहुत ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे। उस समय के सबसे हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर थे, और उन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट थे जो कि इंडिया की नेवी को, इंडिया की मिलिट्री को, अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर मिलकर अटैक करते तो हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने यूएसएसआर में जाकर यूएसएसआर से हेल्प मांगी और यूएसएसआर ने इंडिया की मदद करी भी। यूएसएसआर ने क्या किया, जब उनके ये जो यूएसए और यूके के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जब वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तरफ बढ़ गए थे, तो उनका इंतजार कर रही थी रशिया, यानी कि उस समय के यूएसएसआर की न्यूक्लियर आर्म सबमरीन। यूएसएसआर ने क्लियरली कह दिया था, अगर यूके और यूएसए इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे तो वो एक न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहें। और इसी से डर के यूएसए और यूके के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो उल्टे रास्ते अपने अपने देश निकल लिए। यूएसएसआर इंडिया की उस समय मदद नहीं करता तो क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते थे, क्या हो सकती थी इंडिया की या पूरी दुनिया की ज्योग्राफी जो आज है उससे काफ़ी अलग हो सकती थी, क्योंकि भारत की सरकार उस समय यूएसए की गवर्नमेंट को और जो यूके की जो मिलिट्री है इनको एक साथ तो बिल्कुल झेल नहीं सकता था, और इंडिया को कहीं ना कहीं इन दोनों के आगे सरेंडर करना पड़ता। यूएसए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उसके बीच में इतनी गोलाबारी करता कि भारत को अपना पूरा जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, जिसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वो गंवाना पड़ सकता था। लेकिन दोस्तों, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं तो उस वॉर को यूएसए और यूके की मदद से भारत हार सकता था और पाकिस्तान जीत सकता था। मे भी पाकिस्तान वहीं नहीं रुकता, पाकिस्तान इंडिया का जो कश्मीर है उसके ऊपर भी चढ़ाई करता, या कश्मीर जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ भी चल सकता था। क्या पता दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत के अंदर पैदा ही नहीं होते, और क्या पता दोस्तों, हम आज का जो 15 अगस्त है उसको मना भी नहीं गए होते। तो फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूके और यूएसए को हमारे मित्र मुल्क यूएसएसआर ने संभाल लिया, और बाकी पाकिस्तान तो अगर 1-on-1 इंडिया के साथ आए तो वो कुछ है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऊँट बैठा हुआ भी हो तब भी वो कुत्ते से ऊंचा होता है, वही कंडीशन है इंडिया और पाकिस्तान की। इसी वजह से जो आज भी भारत की जनता है उसके मन में कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी एक फ्रेंडशिप जेस्चर रहता है। आज यूक्रेन और रशिया की वॉर चल गई है, जिसके अंदर की पूरी दुनिया के लोग रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वकालत कर रहे हैं, लेकिन वहीं भारत देश की जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट कर रही है। सोशल मीडिया पे भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया था कि रशिया को पूरी दुनिया में से सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन भारत की जनता आज भी रशिया के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।